अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल जानम एपिसोड नंबर 19 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, इसलिए मना कर रही थी मैं। तुम्हें ना करो इतना तंग, इसे देखो कितना शदीद इनकार किया है इसने। हफ्सा ने परेशानी से फैजी की जानिब देखा, जो इसकी गोद में सर रखे खुद भी खासा परेशान था। हरीम खूब सारा रोकर हफ्सा से सारे रिश्ते ख़त्म करके फरहान के साथ घर जा चुकी थी। अब वो इरसा और हफ्सा के साथ अपनी दुहाइयों के संग बैठा हुआ था। भाभी, वो तो इस तरह इनकार कर रही है जैसे मैं इसे तोप के आगे रखकर उड़ा दूंगा। माना कि बारूद की बोरी है, लेकिन है तो मेरी ना। मेरा मतलब हमारी है ना। रवानी से कहते हफ्सा को खुद को घूरते पाकर इसने जल्दी से तस्हीह की। मेरी प्यारी भाभी, आप कुछ कर लेंगी ना। मेरी शक्ल इतनी ख़राब थोड़ी है ना भाभी। वो मिस्कीन शक्ल बनाकर कह रहा था। मामा को कॉल की है मैंने, बता भी दिया है। इन्होंने कहा है वो बाबा से बात करेंगी, लेकिन हरीम घर जाकर भी बहुत हंगामा करेगी फैजी। इसके बालों में उंगलियां फेरते हफ्सा ने कहा। फैजी इसे अजीज़ था, लेकिन अपनी बहन की नेचर से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। और लड़ो तुम इससे। लड़कियां इन मामलात में बहुत हसास होती हैं फैजी, इन्हें इजहार की ज़रूरत होती है। तुम तो इस बेचारी को क्या कुछ नहीं कहते हो। इरसा ने हाथ को कॉट में लिटाकर इसे कहा। सुबह से इन सबके साथ खेल खेल कर थक कर अब वो सोया था। रीबा और हैदर मार्केट गए थे। हैदर को अपनी बीवी को शॉपिंग करवानी थी। वापसी पर लंच करके ही आना था। इस वक्त घर पर वो तीनों ही मौजूद थे और तो तीनों एक ही मुहिम पर काम कर रहे थे, बेबी एलिफेंट को बनाने का मुहिम। तुम परेशान नहीं हो, मामा से बात कर ली है मैंने। इनके सामने एक लफ्ज़ नहीं बोलेगी वो। वैसे भी अभी हम सिर्फ मंगनी ही करेंगे तुम्हारी, ताकि तुम्हें हौसला हो जाए कि मैं कुंवारा नहीं मरने वाला। हफ्सा की बात बीच में उचक कर इसने खुशी से जवाब दिया था। बिल्कुल, कुंवारे तो नहीं मरने वाले, लेकिन हरीम के हाथों ज़रूर मरने वाले हो। इरसा ने हंसते हुए इसे आने वाले वक्त से मतलब किया। मेरी भाभी बचा लेंगी ना भाभी। बीवी, यहाँ आए, ये देखें कैसे लग रहे हैं। वो इस वक्त ज्वेलरी शॉप पर खड़े थे। रेहान ने इन्हें रिंग लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रिंग वो ले चुका था जब साइड पर रखे खूबसूरत झुमकों पर इसकी नज़र पड़ी। बहुत प्यारे, हम ले रहे हैं। वो इश्तियाक से इन झुमकों की जानिब देखती हुई बोली। बिल्कुल, अपनी बीवी के लिए ले रहा हूँ मैं ये। हैदर ने साथ खड़े सेल्स हुए झुमके निकालने सेल्स बॉय को झुमके निकालने का इशारा किया। पर मेरे तो कान ठीक हैं। इसने दोनों हाथों से कानों को छू कर कहा। ठीक से इसका मतलब बिना छेदे हुए थे। मेरी जान के तो कान छेदे हुए ही नहीं है। वो पल भर में उदास हुआ था। हैदर, आपको पसंद है ये। हैदर की उतरी सूरत देखते इसने अपने मखसूस अंदाज में इसकी आस्तीन थाम कर पूछा था। इसे याद था हैदर ने इससे पहले भी इसे इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिन्हें वो पहन नहीं सकती थी। वो मैं सुराख करवा लेता हूँ, इसने सर झुकाकर मनमनाते हुए कहा था। हैदर झटके से इसकी जानिब मुड़ा। तो क्या सिर्फ इसकी पसंद के लिए वो कान छिदवाने पर तैयार थी। बीवी, दर्द होता है मेरी जान, अभी नहीं फिर कभी चिदवा लेंगे। वो नहीं चाहता था वो सिर्फ इसकी पसंद के लिए दर्द सहे। मैं पहनना चाहता हूँ, वो दोनों हाथों से इसकी आस्तीन थाम कर बोली थी। हैदर ने एक नज़र इसके फूले गालों पर डाली, फिर कुछ सोचकर सामने इशारा किया। कुछ देर में एक लड़का पेन लिए इनके करीब आया था। रीबा कुछ खिसक कर इसके करीब हुई। इसके कानों पर कुछ चुभन सी महसूस हुई। अगले ही लम्हे वो हैदर के सीने से लगी ज़ारों का तार उड़ रही थी। डोंट, वो लड़का जो अब इसके दूसरे कान पर निशान लगा रहा था, हैदर से सख्ती से इससे दूर होने का इशारा किया। बीवी, मेरी जान, बस। नहीं कर रहे और कुछ। बस मेरी जान। इसके सुर्ख होते कान पर नज़र जमाए वो लब भेज गया। दर्द दर्द हो रहा है हैदर, मेरे कान कट गए हैं। अब मैं एक कान वाला बन गया हूँ, वो बुरी तरह रोती हुई बोल रही थी। हैदर को पसंद होने की वजह से इसने हामी भर ली थी। अब तकलीफ से इसे लग रहा था इसके कान कट गए हों। चले बस, और कुछ नहीं करवाना। दूसरे कान का फिर कभी करवा लेंगे, चले। इसके कान की लो को हल्के से सहलाता वो लोगों की बातों की परवाह किए बगैर इस शॉप से निकल गया, जो पीछे से मुफ्त के मशवरे नवाज रहे थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो इसकी आस्तीन थामे चल रही थी। फूड कोर्ट में पहुंचने के बाद हैदर ने कॉर्नर की टेबल रिजर्व करवाई। इस बार इसने पब्लिक एरिया में बैठने की गलती नहीं की थी। रीबा, दर्द हो रहा है मेरी जान, नरमी से इसके कान की लो को छूते इसने नरम लहजे में पूछा था। हाँ हैदर, इसके हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम कर वो इसे पुकार रही थी। जी मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं वीक भी नहीं हूँ, मैं दूसरा कान भी कटवा लूँगा। इसके हाथ को अपनी आंखों को लगाती वो रुंधे लहजे में बोली थी। हैदर इसके अमल पर शिशदर सा इसे देख रहा था। ये अंदाज इसका रियान के साथ इसने बहुत देखा था, लेकिन आज पहली बार वो इसके हाथों को यूँ आंखों से लगाकर इजहार करी थी। ओह मेरे दिल, मैं जानता हूँ मेरी बीवी मुझसे प्यार करती हैं। इसके चेहरे को हाथों में लिए वो नरमी से कह रहा था। बहुत ज़्यादा करता हूँ, वो जल्दी से बोली थी। सिर्फ प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल मेरी जान, और इसके लिए मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए बीवी। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं, और ये कान हम फिर कभी छिदवा लेंगे मेरे दिल।
वो हैरान था कि तकलीफ महसूस करने के बावजूद भी वो इसकी पसंद में ढलने के लिए, तकलीफ सहने के लिए तैयार थी। इसके अपने साथ लगाए इसे लंच करवाने के बाद इसने हाथ के लिए कुछ चीज़ें पैक करवाईं। अरे हैदर आप, रीवा का हाथ थामे इसी हाथ में ढेर ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए वो बिल ही पे कर रहा था जब इसे अपने पीछे अलीशा की आवाज़ आई। हैदर ने ताज्जुब से भूमि उछवाकर इसकी जानिब देखा। वो इसे एक दो बार ही रीवा के कॉलेज में मिला था। वो इसे मुखातिब ऐसे कर रही थी जैसे सदियों से शनासाई रही हो। अलीशा चुड़ैल, रीवा ने हैदर की आस्तीन से नाक रगड़ते हुए सरगोशी की थी। प्लेजेंट सरप्राइज, खुशी हुई आपसे फिर मिलकर। किसके साथ आए हैं आप? पिंक टॉप और जीन्स में मलबूस सुनहरे डाई किए बालों को हाई पोनी किए हैदर के साथ खड़ी रीबा को साफ नज़रअंदाज करते वो पूरी तरह हैदर की जानिब मुतवज्जह थी। इसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो ऐसा सिर्फ रीबा को दिखाने के लिए कर रही थी। रीबा फौरन हैदर के मजीद करीब हुई। जी हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। रीबा आपकी ये फ्रेंड है ना? हैदर को इसकी फजूल की कोशिश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुरवतन बामुश्किल मुस्कुराते इसने रीबा की जानिब देखा जो अपनी आंखों को फैलाया अलीशा को सर से पैर तक घूर रही थी। दूसरी जानिब भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। इसके हिजाब में छुपे सरापे पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह हंसने लगी थी। तुमने अच्छा ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है। कभी तो तुम्हारे पास अपने कपड़े ही नहीं होते, अब मुल्लानी बनकर घूम रही हो। आपने भी मास्टर पीस चुना है हैदर। वो अभी भी बोलती हुई हंस रही थी। रीबा आगे फैलाए से घूरती बगौर इसकी एक एक बात सुन रही थी। जहन में अचानक ही कुछ क्लिक हुआ। मेरे हैदर को प्रपोज कर रही है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। जहन के पर्दों पर कुछ दिन पहले देखा ड्रामा लहराया। फारिग औकात में इसका दिन टीवी के आगे ही निकलता था जिसमें वो कार्टून और इस्लामिक चैनल से लेकर इंडियन सीरियल में आने वाले एक एक थीम जो अमूमन एक ही होते थे इसे रटे हुए थे। अलीशा, इसने अभी इसी अंदाज में इसे देखते धीरे से पुकारा था। हैदर के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। वो जानता था अब क्या होने वाला है। चुड़ैल, डाइन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो इसका चेहरा अपने हाथों में जकड़े नोच रही थी। अलीशा बुरी तरह चीखती खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। वो क्यों समझ बैठी कि रीबा बदल गई। इसका सिर्फ हुलिया बदला था, लड़ने की आदत नहीं। बीवी छोड़े इसे, बीवी लोग जमा हो रहे हैं, छोड़े इसे। कुछ नहीं कहा इसने। वो दोनों हाथों इसके बाल पकड़े पूरी ताकत से इसका सर दीवार से टकराने लगी थी जब हैदर ने सख्ती से इसे थाम कर अलीशा को आज़ाद करवाया। कुछ ही देर में अच्छा खासा तमाशा लग गया था। वो जितना इसे लोगों की नज़रों से दूर रखने की कोशिश करता था कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था। कहा है इसने मेरे हैदर को प्रपोज किया है। मेरे हैदर को हैदर बोला इसने। वो अब भी हैदर की गिरफ्त में मचलती दोनों हाथों से इस पर झपटने की कोशिश कर रही थी। ये इंडियन सीरियल वाली नागिन है, मैं जानता हूँ। इसने एक बार अलीशा को घूर कर देखा जिसकी हालत अब इससे लड़ने वाली नहीं रही थी। चुप, बिल्कुल खामोश। ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ मैं, इसके साथ घर जाएंगी आप। मजीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूँ मैं अब। सख्ती से इसे चुप रहने की ताकीद करते वो अलीशा की जानिब मुड़ा जो बेहाल हो रही थी। इसके चेहरे पर इस अच्छे खासे निशान उभर आए थे। कुछ देर में इसे ड्राइवर के साथ रवाना करके वो अलीशा को अस्पताल लेकर आया था। वो जानता था इसका बाप सियासत में था। कुछ भी ऊंच नीच हो सकती थी तो इसकी बीवी पर इल्ज़ाम आता जो कि किसी हद तक जायज़ भी था। इसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट करवाने के बाद, इसकी लाखों धमकियाँ सुनने के बाद इसे घर ड्रॉप किया। रीबा पर आज इसे वाकई गुस्सा था। इस तरह मार धाड़ करके वो दूसरों के साथ अपना नुकसान भी करवाती थी। पिछली दफ़ा किसी का सर फाड़ आई थी और बदले में इसे खुद भी अच्छी खासी चोट लगी थी। आज वो किसी किस्म की नरमी का कोई इरादा नहीं रखता था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कुछ देर में ड्राइवर इसे घर छोड़कर चला गया। इसके गुस्से की वजह से वो मजीद कुछ भी नहीं बोली थी। घर आकर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। जानती थी अगर घर पर पता चलता तो फरहान भी इसे डांटता। अभी तो हैदर के सख्त लहजे का ही गम ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे अकेला छोड़ दिया, इसको लेकर गए। सब जानता हूँ मैं। रवानी से गिरते आंसू के दरमियान वो वही मुंह में बड़बड़ाती साथ साथ स्क्वैश का सिप ले रही थी जो इसने रेस्टोरेंट से वापसी पर उठाया था। जाहिर है पैसे दिए थे और अपना 1 रुपये भी वो किसी को मुफ्त नहीं देती थी। घर आकर सबसे पहले अपने लिए मैगी बनाई। अब रोते रोते वो खा रही थी। इसे भूख लगी थी। अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी तो इसने अलीशा का दिमाग ठिकाने लगाने में सिर्फ कर दी थी। अभी वो खा ही रही थी जब झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर हैदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हरकत थी ये? दृष्ट लहजे में कहते इसकी जानिब देखा जो अब सर झुकाए खड़ी थी। रीबा, मैं पूछ रहा हूँ क्या हरकत थी? इस बेतुकी हरकत की वजह बताएं मुझे। झटके से इसका रुख अपनी जानिब करते इसने सुलगते लहजे में कहा, वो चुड़ैल आपको प्रपोज करी थी, इसलिए किया मैंने ये, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अपनी हरकत पर। इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती वो भी चीख कर बोली थी, प्रपोज या वहशत? कब प्रपोज किया इसने मुझे? और आप क्या कराई हैं इस बेचारी का हाल? जानती हैं अस्पताल छोड़कर आ रहा हूँ मैं इसे। अब की बार इसकी आंखों की जानिब नजर पड़ते ही गिरफ्त में थोड़ी नरमी आई थी। लहजा हनूज सख्त था। बेचारी नहीं, चुड़ैल है वो। और अब वो आपके पास भी नजर आई तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा। इसने भी नथे बुलाकर गोया अपनी नाराजगी का पूरी तरह इजहार किया।
हाँ, बस कत्ल ही बाकी है करने को, और जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, आप वो भी जल्दी ही कर लेंगी। इसने भी खफा-खफा से अंदाज में कहा था। एक हाथ से अब वो नरमी से इसके बाजू से हिला रहा था, जो इसकी ज़रा सी सख्ती पर सुर्ख हो गए थे। मैं मैगी खा रहा था। खा लूँ? लापरवाह से अंदाज में पूछा गया था, साथ ही इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल रही थी। तुझसे तो अल्लाह पूछेगा रियान, 3-3 मर्दों के साथ रखकर तूने मेरी बीवी को भी मर्द ही बना डाला है। मजाल है जो नाज़ो नज़ाकत से दूर-दूर तक भी कोई वास्ता हो। कोई ज़रूरत नहीं है मैगी खाने की, खड़ी रहें इसी तरह। जवाब चाहिए मुझे, कब प्रपोज़ किया इसने मुझे? इतना मार कर आई है इसे, फिर खुद यहाँ आकर रोने की वजह अपनी आंखें क्यों सुजा रखी हैं? इसे शानों से थामे संजीदगी से इससे जवाब तलब कर रहा था। इसने हैदर कहा था, जो प्रपोज़ नहीं करता है वो हैदर भैया कहता है। हैदर तो मैं कहता हूँ, आप मेरे हैदर हैं। इसने क्यों कहा? अपने बाजू पर इसकी सख्त गिरफ्त महसूस करते आंसू तवातर से सुर्ख गालों को भिगोने लगे थे। ये कहाँ लिखा है रीबा, जो प्रपोज नहीं करता वो हैदर भैया कहता है? जब मुझे लगता है मेरी बीवी बड़ी हो गई हैं, आप कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हैं जिससे मेरी सारी खुशफहमी हवा हो जाती है। मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ, वो जो सीरियल आता है इसमें पहले बात करते हैं, फिर प्रपोज करते हैं, फिर मुझे घर से निकाल देते हैं, फिर इसको रख लेते हैं। रोते हुए वो मुस्तकबिल का सारा नक्शा खींच चुकी थी। कौन से ऐसे वाहियात सीरियल्स देखने लगी हैं आप जिसमें ये सब दिखाते हैं? मना किया था मैंने, अपने चैनल्स के अलावा सर्चिंग भी नहीं करनी आपने। बेड पर इसे बिठाकर इसका स्टॉल खोला, जो बुरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन इसने खोला नहीं था इसे। खुद लग जाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ, मुझे पसंद है वो। इसमें डांस भी आता है नागिन वाला। ज़ोर शोर से रोते साथ वो हाथ के एक्शन से इसे बता भी चुकी थी कि डांस आता है। हैदर ने बामुश्किल हंसी जब की। अच्छा चले, रोए नहीं, यहाँ आए। काफ़ी देर से वो रो रही थी, इतना इसके लिए काफ़ी था। इसे यकीन था आने वाले 5-6 महीनों तक अब वो किसी से मारधाड़ नहीं करेगी। मुझे बहुत डांटा है, ज़ोर ज़ोर से डांटा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। गलती तो इसने की ना। इसको नर्म पड़ते देख आंसू में मजीद रवानी आई थी। गलती पर होने के बावजूद वो हैदर को बहुत मासूम लगी थी। अच्छा बस रोए नहीं, आपकी गलती पर डांटा है। इसके डैड सियासत में है मेरी जान। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को आना का मसला बना लेते हैं। अगर इसे कोई सीवियर इंजरी हो गई होती तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते, फिर हम सब परेशान होते ना। इसने बस बात की थी, मैंने इसका जवाब दिया। प्रपोज इसको नहीं कहते मेरे दिल। नरमी से साथ लगाए वो इसे समझा रहा था। वो इस पर सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन आज की इसकी हरकत ने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और ये नागिन वाली सीरियल्स अब आप नहीं देखेंगी। इसके कहने पर इसने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर हामी भरी। अब मेरा इश्क धमालों से कहीं आगे है। अब ज़रूरी है मैं वजद में लाऊं तुझे। तू मानता नहीं है मिट्टी का धुआं हो जाना। तू अभी रक्स करूं, होके दिखाऊं तुझे। वो काफ़ी देर से हफ्सा और फैज़ी के साथ बैठी इनसे बातों में मगन थी। लंच के बाद आराम की गर्ज से अपने कमरे में गई तो वो भी हाथ को लिए अपने कमरे में चली आई। बेडशीट चेंज करके हाथ का फीचर बनाया। अभी हाथ को कॉट से निकालने ही लगी थी कि साइड टेबल पर रखा मोबाइल चिंगार उठा। स्क्रीन पर फरहान का नाम देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। हाथ का फीडर टेबल पर रखकर इसने फ़ोन उठाया। कहाँ थी तुम? फ़ोन चेक किया है तुमने अपना? पिछले 1 घंटे से कॉल्स कर रहा हूँ मैं तुम्हें। छूटते ही इसकी भारी आवाज़ उभरी थी। हफ्सा हफ्सा और फैज़ी के पास थी। मोबाइल कमरे में था, इसलिए अटेंड नहीं कर सकी थी आपकी कॉल। आप लैंडलाइन पर कर लेते। मुझे बताने के साथ ही इसे मशवरा भी दे डाला। हाँ, लैंडलाइन पर कॉल करके अपनी इज्जत करवा लेता ना कि मेरी बीवी को मेरी कॉल्स अटेंड करने का सिर्फ बहाना चाहिए, और अगली पिछली बार की तरह मोहतरमा के देती मेरी मर्ज़ी तो कह देती कि मेरी मर्ज़ी तो सारी ज़िंदगी फैज़ी मुझे ताने देता। मुकाबिल तो भरा बैठा था। इरसा ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। इसे याद था पिछली बार इसने लैंडलाइन पर कॉल ना अटेंड करने की वजह पूछी थी, तो इसने लापरवाही से मेरी मर्ज़ी कहकर खटक से रिसीव रख दिया था, जिसे वो अब भी याद रखे हुए था। खैर तुम रेडी रहो, मैं 10 मिनट में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। हाथ को शाम में पहनाए जाने वाले कपड़े समेत फैज़ी को दे दो, वो तैयार करेगा इसे शाम के लिए। अपनी बात मुकम्मल करके वो उजलत में कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। फरहान मेरी बात तो सुने, 10 मिनट में कैसे? वो जो मजीद कुछ कह रही थी, टू टू की आवाज़ पर इसने घूर कर मोबाइल को देखा। अजीब, अब 10 मिनट में हुक्म की तामील कर लाओ इनकी। हद है। वो बड़बड़ाती हुई अपना हैंडबैग उठाती कपबोर्ड से अपनी चादर निकाल कर पहनने के बाद हाथ की चीज़ें उठाकर फैज़ी के कमरे की जाने बढ़ी। फैज़ी को इसके भाई का हुक्म अच्छी तरह सुनाकर हाथ को चटाचट चूमने के बाद वो इत्मीनान से दरवाजे की जाने बढ़ी। पूरे 10 मिनट बाद वो बाहर खड़ा हॉर्न दे रहा था। क्या हो गया है? क्यों इतनी उजलत में बुलवा लिया है फरहान? वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती हाँफती हुई बोली थी। कहीं लेकर जाना है तुम्हें? इसने सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज करते इसे जवाब दिया। इर्सा के तासुरात से वाज़ेह था वो इसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई है, लेकिन वो खामोश रही। यूं ही कुछ देर खामोशी के नज़र हुए तो फरहान ने गोद में धरा इसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो मुस्कुरा दी।
अब भी भरोसा नहीं है मुझ पर। इसकी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब थी, लेकिन हर अमल का खूब जायज़ा ले रहा था। सब कुछ तो सौंप दिया आपको, एतबार ना होता तो क्या ऐसा होता? वो मुतमईन सी इसके शाने पर सर रखती इसे मोतबर कर दी थी। तुम्हारे लिए पार्लर का अपॉइंटमेंट लिया है। सारी डिटेल्स मैं इन्हें बता चुका हूँ। तुम्हें बस जाना है और जो वो करते चले जाएं, खामोशी से इन्हें करने देना है और फिर मेरे पास वापस आना है। इसके चादर से छुपे वजूद पर मोहब्बत भरी नज़र डालकर इसने नरम लहजे में कहा, जो कि इसकी ज़ात का खासा हरगिज़ नहीं था। इसकी बात पर इरसा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। आपको तो मैं यूं ही पसंद हूं ना फरहान, जैसी मैं हूं। फिर ये इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई में आती महसूस हुई थी। लम्हे भर में यकीन जगमगाया था। तो क्या इसे भी अब इसकी चाह नहीं रही थी? इरसा, यहाँ मेरी तरफ देखें। वो इसकी हालत अच्छी तरह समझ रहा था। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके इसने नरमी से इसका रुख अपनी जानिब किया। मुझे मेरी इरसा हर हाल में प्यारी लगती है, बिल्कुल इसी तरह बनावट से पाक। यहाँ मुझे देखो, नरमी से कहते इसका झुका सर उठाया। वो आंखों में सवाल लिए इसे देख रही थी। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरी हमराही में होते हुए माजी के खौफ में मुब्तला रहे। मैं नहीं चाहता ऐसा कि तुम्हारी माजी को तुम्हारी तकलीफ हमारे हाल पर लम्हा भर को असरअंदाज हो। तुम्हारे चेहरे पर खौफ की एक रमक भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती इरसा। थोड़ा सा भरोसा मजीद कर लो मुझ पर और ये बात अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो कि फरहान मुर्तज़ा कभी तुम्हें बीच राह में छोड़ देगा। हमारे चेहरों पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगी ना मिसेस, जब भी तुम मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरत लगोगी। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए बारी बारी इसके हाथों की पुष्ट पर लब रखते वो इसे पुरसुकून कर गया था। अब भी नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दूंगा। इसके चेहरे पर नजरें जमाए वो अपने मखसूस संजीदा अंदाज में कह रहा था। इरसा ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली, फिर इसके हाथों में मुकीद अपने हाथों पर। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कितना खूबसूरत लम्हा था, कितना महसूर कुन एहसास था। बहुत हसीन ना होकर भी वो हसीन थी क्योंकि इसे प्यारी लगती थी। फरहान मुर्तज़ा जैसा शख्स अगर लड़की की किस्मत बन जाए तो जन्नत तो दुनिया में ही मिल जाएगी। इसके मजबूत हाथों पर नजरें जमाए इसने दिल ही दिल में सोचा था। आंखों के नम होते कोशे फरहान की नज़रों से मख्फी नहीं थे। मैं ताउमर अपने हाथ इसी तरह इन हाथों में देखना चाहती हूँ, वो धीरे से बोली। इसका चेहरा संजीदा था, आंखें मुस्कुरा उठी थी। मैं ताउमर ये हाथ यूं ही थामे रख सकता हूँ, वो भी इसी के अंदाज में बोला। अगले ही लम्हे इन दोनों का कहकहा गूंजा था। जो बेतहाशा हंस रही थी, हंसते हंसते आंखों के किनारों से पानी उभर आया था। फरहान ने हंसते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से ये मंजर आंखों के जरिए कैद किया। मुझे क्या कहना होगा जाकर? वो कंफ्यूज से इसे देख रही थी। वो जानता था इसके सामने शेरनी बनी इसकी बीवी नए लोगों से मिलने से कितना डरती थी। तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, वो खुद तुम्हें रिसीव कर लेंगे, वो मुस्कुरा कर बोला। कुछ नहीं है। वो रुहासी होती तकरीबन कोई छठा ड्रेस बेड पर फेंकने के अंदाज में रख रही थी। बेड के दूसरे कोने पर चाय का कप हाथों में लिए बैठा रेहान घूंट घूंट चाय पीता खामोशी से इसका हर अमल देख रहा था। कुछ अच्छा नहीं लगता आप मुझ पर, और कुछ समझ नहीं आया तो वो बेड पर कपड़ों पर ही बैठी चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी थी। इसका छठा माह अपने अख्ताम पर था। इसके करीब तकरीबन तमाम ड्रेसेस फिट हो गए थे। कुछ दिन पहले ही रियान ने इसके कैजुअल शॉपिंग की थी जिसमें घर के पहनने वाले कपड़े और दूसरी चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब इसे शाम में पहनने के लिए कोई ड्रेस मुनासिब नहीं लग रहा था। रोना बंद करें। कुछ देर इसे देखने रहने के बाद रियान उठकर इसके करीब आया। कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था, अब चाय पी रहा था। कुछ देर में इन्हें निकलना था। इसके संजीदा अंदाज पर इसने आंसू भरी नज़रों से इसे देखा। रोना बंद करें। संजीदगी से इसे चुप होने का इशारा किया। लबों को भेज कर इसने सिसकी रोकी। ये पहन कर आए। खामोशी से सोफे पर रखा पैकेट उठाकर इसकी गोद में रखा। इसके सवालिया नज़रों से अपनी जानिब देखने पर इसे खोलने का इशारा किया। ये कब? बैग से बनफिशी कलर की शर्ट निकालने इसने इस्तेफामिया नज़रों से इसे देखा। हैदर और रीबा मार्केट गए थे तो आपके लिए ड्रेस मंगवाया था। मेरे गुड्डे के पसंद का है ये ड्रेस, चले आप पहन कर आएँ। इसके हाथों में ड्रेस देखकर इसने ड्रेसिंग रूम की जानिब जाने का इशारा किया। कुछ देर में वो बनफिशी रंग के स्टाइलिश लूज सी कुर्ती के साथ खुले पैंचों के ट्राउज़र में वो बाहर आई थी। इसकी रंगत बहुत खिली खिली सी लग रही थी। दुपट्टा रियान के हाथ में ही था। अपनी हालत का ख्याल आते ही इसकी रंगत में गुलाबी सी घुल गई थी। इसके चेहरे पर ममता का नूर था जो इसे अलग ही चमक बख्श रहा था। हादसा आ जाए मेरी जान। इसे वहीं खड़े देख रियान ने मसरूफ़ अंदाज में इसे पुकारा। वो बेड पर फैलाया इसका फैलावा समेट रहा था। वो आपके पास मेरा दुपट्टा। वो वही कदम जमाए कुछ झिझक कर बोली थी। रियान ने मुस्कुराहट दबाए इसे देखा। इसकी झिझक महसूस करते नरमी से दुपट्टा इसके सरापे पर फैलाया। अब तैयार हो जाएं। जब आपने ड्रेस ले लिया तो मुझे परेशान क्यों किया? वो रहान से होकर बोली। देख रहा था मेरी जान की पसंद। वो तो आप हैं। सर झुकाकर वो मासूमियत से बोली थी। रीबा बीवी यार बात तो सुने। वो इस वक्त से इसे नाराज़ थी। मैं बहुत खफा हो गया हूँ। अब मैं कभी नहीं मानूंगा। वो इसके सीने पे मुंह छुपाए खफगी से बोली थी।
आज हैदर ने इसे डांटा था और उसने बहुत महसूस किया था, ओ मेरे दिल, मेरी जान के टुकड़े, अब मना रहा हूँ ना। गलती पर ही तो डांटा है मैंने बीवी। वो इसके फूले गालों को प्यार से सहलाते बोला था। नम पलकों को हौले से छूते इसने एक बार फिर इसे प्यार किया। हमेशा डांटते रहते हैं, बार बार डांटते हैं, मैं बदला लूँगा। अच्छा ले लें बदला। इसने गोया हथियार डाल दिए। छोड़े नहीं ले रहा। मैं हादी के पास और रुकना चाहता हूँ। वो जल्दी से बोली थी, जानती थी अभी वो हर बात मान जाएगा। बिल्कुल नहीं बीवी, तैयबू के घर से हम घर जाएंगे। हैदर ने नरमी से इसका चेहरा हाथों में लिया। कुछ नहीं मानते, सिर्फ मैं मानता हूँ। मैं सब मानता हूँ। कान भी कटवाया आपने, कटवाया। अपने कान को छूते हुए इसने आंसू भरी नज़रों से इसे देखते अफसोस से कहा। साथ ही दूसरे हाथ से इसके कानों को छुआ। बहुत दर्द हुआ ना मेरी जान को, बस अब और कुछ नहीं करवाएंगे हम, ये दूसरा कान ऐसे ही रहने देंगे। इसने नरमी से इसके कान की लौ को छुआ, जिसमें एक कान में सुनहरी रिंग चमक रही थी। एक कान वाला बन जाऊंगा, वो दूसरी कान को छू कर बोली। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हैदर ने शरारत से कहा। वो गैम्बो को है, वो गुस्से से बोली। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। पूरे 2 घंटे के इंतजार के बाद वो पार्लर से निकली थी। ड्रेस वो वहाँ पहले ही दे चुका था। वो तो मबहूत सा बस इसे देख रहा था। ये चीज़ें लेते वक्त इसने कब सोचा था कि वो इतनी हसीन लगेगी। हल्के अंगूरी और सुनहरे रंग के इम्तियाज़ में खूबसूरत जोड़े में मलबूस बालों की नई कटिंग और हल्के मेकअप के साथ इसमें बहुत बदलाव लग रहा था। इसने धीरे से इसके आगे झुकते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसकी नज़रों में पसंदीदगी देखते वो मुतमईन सी इसकी जानिब बढ़ी। एक अदा से पूरे हक से अपनी तारीफ वसूल करते वो गाड़ी की जानिब बढ़ी। कमाल अस्त, वो बड़बड़ाया। ये क्या क्या कह रहे हैं आप मुझे? इसने धीरे से पूछा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो शौक हुआ। वो पल भर में सिमट के रह गई। इन 2 घंटों में न जाने इन लड़कियों ने इसके साथ क्या क्या किया था। इसके बालों को की प्रोटीन ट्रीटमेंट के दौरान इसने कुछ कहना चाहा तो इसे ये कहकर चुप करवा दिया गया था कि मैम, ये सर का ऑर्डर है। इसके बाद मैनीक्योर, पेडिक्योर और न जाने क्या क्या बला बकौल इरसा की वो चुप ही रही थी। इतना तैयार करवा के कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे? वो हल्के मेकअप में भी कंफ्यूज सी हो रही थी। तुम्हारे निकट में देवर की मंगनी है, तो मंगनी में तुम्हारे और हफ्सा की ही जिद पर राजी हुआ हूँ मैं। वो अभी वो सेटल नहीं हुआ है इरसा। इस पर जिम्मेदारियाँ नहीं पड़ी अभी। हो जाएगा सेटल भी। वैसे भी कौन सा भी शादी करवा रहे हैं। इसे पसंद है हरी, इसे मनाने में भी तो वक्त लगेगा। वो फ़ौरन फैजी की साइड हुई। इसमें और हफ्सा में एक बात मुश्तरक थी, वो दोनों फ़ौरन फैजी के हमायत में बोल पड़ती थी। शाम की गुलाबी रंगत फैलते हर सू फैल रही थी। कमरे की खिड़की से शाम की अलविदाई धूप इसके वजूद पर पड़ रही थी। बेड पर ऊँधी पड़ी अभी भी रो रही थी। सुबह समेरा बेगम का जवाब सुनकर इसे मायूसी हुई थी। इसकी प्यारी मम्मा यूँ डायरेक्ट इसे डांट कर कमरे में भेज देंगी, इसे अंदाज़ा नहीं था। बाहर सारे लोग जमा थे। समीरा बेगम तो हफ्सा की कॉल पर फूले नहीं समा रही थी। हरीम, शाबाश, तैयार होकर आओ। समीरा बेगम ने नरमी से इसे उठाया। मामा प्लीज़, मुझे नहीं करनी इस कद्दू से शादी। मैं बेटी हूँ ना आपकी, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करें मम्मा। वो रोती हुई इनसे बोली। ये बात वो बचपन से जानती थी। इसके माँ बाप रियान समेत इन सब से अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करते थे, मगर वो इन्हें अपनी औलाद से बढ़कर अजीज़ हैं, ये एहसास इसे आज हुआ था। वो फैजी से बुरी तरह बदगुमान हो रही थी। मेरी जान, शादी नहीं कर रहे मेरे बच्चे, सिर्फ बात पक्की कर रहे हैं और आज ये बात कर दी है। हरी आइंदा कभी नहीं कहना वो बच्चे तुमसे और हफ्सा से ज़्यादा अजीज़ हैं। रियान जान छिड़कता है तुम दोनों बहनों पर। कभी तुम्हें भाई की कमी महसूस नहीं होने दी फरहान और रियान ने। और मुझे एक बुराई बता दो तुम फैजी में। नरमी से इसके आंसू साफ करती वो बोली थी, लेकिन अंदाज मुंतवी था। मामा, इसकी सबसे बड़ी बुराई है यही कि वो फैजी है। मम्मा, किसी से भी कर दें, इससे नहीं। वो रोती हुई इनके सीने से लगी थी। हरीम, फजूल की जिद नहीं करो, मुझे वजह बताओ। तुम्हारे बाबा भी बहुत खुश हैं और इस रिश्ते पर। हरीम, इसके बालों को संवारते इसने नरमी से कहा था। इसने कुछ सोचते खामोशी से इस बात में सर हिलाया। वो इसके सर पर प्यार करती बाहर की जानिब बढ़ी। कुछ देर में वो हफ्सा के लाए ड्रेस में तैयार बाहर लॉन्च में आई थी। इसे देखकर फैजी के साथ हफ्सा ने शुक्र का सांस लिया। लाइट पिंक कलर की खूबसूरत ड्रेस में लंबे बाल को खुला छोड़े सोगवार सी वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसे उदास देखकर फैजी को आज पहली बार बुरा लगा था। इसके पहलू में बैठे होने के बावजूद भी इसने एक बार इसे नहीं देखा था। बातों के दरमियान सबकी दुआओं में इसने रिंग भी पहना दी थी। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था। हफ्सा ने प्यार से इसे गले लगाया। वो बहन साहब मुस्कुराई थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो हरीम। रीबा इसके कानों में घुसी बार बार इसकी तारीफ कर रही थी। एक शिकवा कना नज़र फैजी पर डालकर वो अपने कमरे में चली गई। भाभी कुछ करे ना, वो बहुत रोई है। वो हफ्सा के कानों में घुसा हरीम से मिलने की जिद कर रहा था। चुप करो, तुम्हारे मजाक की वजह से रोई है, वरना शक्ल तुम्हारी इतनी बुरी नहीं है।
इरसा ने इसे घर का हरीम की उदासी सबने महसूस की थी। जैसे तैसे हफ्सा को मनाकर वो इसके कमरे में आया तो वो अब भी इन्हें कपड़ों में मलबूस बेड पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। इसे रोते देख इसे अफसोस हुआ। किस लिए आए हो? देखने आए हो? मुझे कितनी बेबस हो गई हूँ बाबा की खुशी के आगे, वो रोती हुई चीखी थी। वो जो इसे माफ़ी मांगने की गर्ज से आया था, इसकी बात सुनकर इत्मीनान से सोफे पर आ बैठा। देखो बेबी एलिफेंट, तुम्हें लेगा नहीं और मुझे कोई देगा नहीं, तो तुम मानो नहीं मानो, शादी तो तुम्हारी मुझसे होगी। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। वो इसके सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा इसका दिल जला रहा था। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी शादी की मनहूस ख्वाहिश। मैं तुमसे शादी किसी सूरत नहीं करूंगी, कद्दू की शक्ल वाले मनहूस आदमी। मेरे सगे अब्बा को सौतेला बना दिया है। वो दोनों हाथों से आंखें मसलती बुरी तरह रो रही थी। अरे गुस्ताख लड़की, होने वाला मजाजी खुदा हूँ, तुम्हारा इज्जत करने की आदत डाल लो। तुम्हारी जैसी मोटी कैटरीना को तो कोई आरिफ लोहार भी अपनी बीवी ना बनाए। वो तो मेरा जिगर है, फेफड़ा और दिल है, जो मैंने बारूद के दस्ते की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर ली है। अपने अच्छे खासे शक्ल से मुतालिक इसके ख्यालात सुनकर फैजी को गहरा सदमा हुआ था। मजाजी खुदा? खुद पर तरस आ रहा था मुझे ये सोचकर तुम्हारी बीवी बनूंगी मैं तो मरकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब्बा को किसी किस्म का दुख नहीं दे सकती। वो मजीद रोती हुई बोली। फैज झटके से उठा। मुझसे शादी से बेहतर तुम्हें मरना लग रहा है? इतनी मजबूर हो गई हो तुम? वो कर्ब से बोलता इस्तकाया था। तुम्हें तरस आ रहा है खुद पर, क्योंकि तुम फैजी मुर्तज़ा की बीवी बनने वाली हो। एक झटके से इसे बाजू से थामते वो सलगते लहजे में बोला था। हरीम ने सहम कर इसकी जानिब देखा। जिंदगी में पहली बार इसे फैजी से खौफ महसूस हुआ था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। क्या बुराई है मुझ में, बताओ? आवारा हूँ मैं, बदमाश हूँ, कमाता नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी तुम्हें भूखा नहीं मारता हरीम, प्यार से रखता तुम्हें। हरीम को अपने बाजू पर दबाव बढ़ता महसूस हो रहा था। फैजी, मुझे दर्द हो रहा है, वो रोती हुई बोली थी। नहीं, दर्द तुम्हें नहीं हो रहा हरीम, मुझे हो रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है हरीम। मेरे मजाक को, मस्ती को तुमने मोहब्बत की जगह नफरत के पिराए में ले लिया। इसके हाथों को सख्ती से अपने सीने पर रखता वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला था। ये रिंग रखो अपने पास। तुम्हारी पहनाई हुई रिंग मैं चाहकर भी नहीं वापस उतारूंगा। मंसूब तो तुम मेरे नाम से ही रहोगी हरीम इर्तज़ा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ हरीम हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी सीक्रेट पार्टनर नहीं, सिर्फ हरीम इर्तज़ा। इसकी पहनाई रिंग इसके हाथों में थमाता वो झटके से इसे छोड़ता निकलता चला गया। पीछे वो खाली खाली नज़रों से इसे अपने हाथों में मौजूद रिंग देख रही थी। क्या हुआ भाई फैजी, तुम क्यों इतना खामोश हो? जब दुल्हन नहीं मिल रही थी तो रोज़ मिन्नतें ख़त्म नहीं होती थी कि दुल्हन ला दो, मेरी शादी करवा दो। अब जब दुल्हन को देखने आए हैं तो जनाब गुम बैठे हैं। इरसा शरारत से कहती इसके पास आ बैठी। इसकी खामोशी सबने महसूस की थी। वो खामोश रहने वालों में से था ही नहीं। हर वक्त घर में शुगल लगाए रखना, सबको हंसाते रहना। वो खुद भी खुश रहता था और अपने से जुड़े रिश्तों को भी खुश रखता था। अभी कुछ देर पहले ही वो सब घर वापस आए थे। इस वक्त लाउंज में बैठे फैजी की टांग खींच रहे थे। फरहान हैरान से इसे देख रहा था। इनकी शादी को बामुश्किल 6 माह हुए थे और इन 6 महीनों में वो काफ़ी बदल गई थी। तुरंतमाद तो वो पहले भी थी, अब इसके हर अंदाज से इसे एक अलग सा वकार झलकता था। इरसा की बात पर हफ्सा ने भी बगौर इसे देखा। कुछ भी तो नहीं? हाँ ना, आप देखें, मंगनी पर ही तो टरखा दिया ना मुझे जालिमों ने। वो मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए इरसा की जानिब देखकर बोला था। कुछ भी हो, बेबी एलिफेंट की वजह से वो अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकता था। तो मेरे भाई क्या ख्याल है, रुखसत कर दें क्या तुझे? हैदर ने हंसते हुए इसके बाल बिगाड़े। हद है भाई, मैं क्या पाकिस्तानी फिल्मों वाली शबनम हूँ जिसे आप रोने की मनहूसत की वजह से रुखसत करने के बारे में सोच रहे हैं? वो तब ही तो गया था। ओ मेरे भाई, दुगड़े तेरे शबनम से भी ज़्यादा हैं। वो सब महफूज होते मुस्कुरा उठे। वो गैर महसूस अंदाज में सबके बीच से उठता हफ्सा के पास आ बैठा, जो अब इन सबसे अलग बैठी थी। जिस दुल्हन के लिए इतना तड़प रहा था, वो तो शादी से बेहतर मरना ख्याल करती है। वो अंदर ही अंदर जल भुनकर हफ्सा की गोद में सर रखकर नीचे बैठ गया। ये वाज़ेह इशारा था कि वो परेशान है। क्या हुआ है, बताओ मुझे। क्या बहुत नाराज़ है हरीम? हफ्सा ने नरमी से सवाल किया। नाराज़ नहीं है भाभी, बदगुमान है वो, बुरी हद तक बदगुमान है वो इसकी गोद में सर रखे धीरे लहजे में बोला था। कोई बात नहीं, हम बदगुमानी दूर कर लेंगे, लेकिन इस तरह तुम्हारी उदासी से नहीं। मुझे मेरा भाई इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मेरा हंसता हुआ फैजी चाहिए। इसके बालों को बिखेरती वो हंसती हुई बोली थी। मुझे भी आपकी बहन मुझसे लड़ती हुई अच्छी लगती है भाभी, इस तरह रोती हुई नहीं जैसे आज वो रो रही थी। लेकिन जो बातें आज इसने मुझसे कही ना भाभी, मुझे तकलीफ हुई इसकी बातों से। वो तो नफरत करने लगी है भाभी मुझसे। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं ना भाभी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें एक दूसरे को मनाने की, अपनी सफाइयाँ देने की। लड़ झगड़ कर हम खुद ही मिल जाया करते थे। तो फिर इतनी बदगुमानी कहाँ से आ गई भाभी? वो दुख से बोल रहा था। हफ्सा को हरीम पर अच्छा खासा गुस्सा आया था। वो अच्छी तरह जानती थी फैज़ इतनी जल्दी किसी बात पर सीरियस नहीं होता था। तो मेरी बात सुनो,
अभी वो थोड़ी परेशान थी अचानक सब हो जाने की वजह से। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं ठीक कर दूंगी सब बच्चे, तुम जानते तो हो इसे। हरीम के बाद मैं अच्छी तरह खबर लेने का इरादा करते इसने नरमी से कहा। जवाब में मुस्कुरा उठा। मुझे नहीं याद मामा कैसी थी भाभी, आपको देखता हूँ ना तो मुझे लगता बिल्कुल आप जैसी थी। माँ ऐसी ही होती होंगी भाभी जैसे आप हैं। औलाद की हर तकलीफ में तड़प जाने वाली। इसकी गोद में मुंह छुपाए वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। हफ्सा बमुश्किल इसकी आवाज़ सुन पा रही थी। आज पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी मम्मा को बहुत याद करता है। मामा याद आती है तुम्हें बहुत? हफ्सा ने अपनी गोद में छुपे इसके सर की जानिब देखते सवाल किया। रियान भैया ने कभी कभी महसूस नहीं होने दी मम्मा बाबा की, लेकिन फिर भी कभी कभी मम्मा बहुत याद आती हैं। दिल में जब बहुत सा गुबार भर जाए तो दिल करता है ना कोई शफीक सी गोद हो जिसमें अपना सारे गम बहा ले जाएं। इस वक्त बहुत शिद्दत से महसूस होता था, लेकिन जानती हैं आप जब से आई हैं ना हमारे घर इस शिद्दत में बहुत कमी हो गई है। मेरे पास एक गोद है जो सारी फिक्रें अपने अंदर समेट लेती है। थैंक यू भाभी। इसने चेहरे अब भी नहीं उठाया था, इसकी आवाज़ में कर्ब वाज़े महसूस कर रही थी। बड़ी बहनें माँ ही होती हैं। अगर मैं प्यार के दो बोल और मोहब्बत भरा लम्स से मैं तुम्हारी कुछ फिक्रें कम कर देती हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है फैजी। इस रिश्ते का कमाल है जिस रिश्ते में तुम यहाँ हो। आइंदा थैंक यू नहीं कहना मुझे। मोहब्बत इसके बाल संवारते वो मसनूई खफगी से बोली थी। चलो अब सो जाओ बेफिक्र होकर, बाद में दिमाग ठिकाने लगाएंगे तुम्हारी बेबी एलिफेंट का। वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। लाउंज खाली था, मतलब इन दोनों को बात करते देख वो सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अब आपके शौहर नामदार कल मुझे डांटेंगे कि इनकी बीवी को इतनी देर बिठाए रखा। वो मुंह बनाकर बोला था। इसे सहारा देते वो कमरे तक आया। अब टेंशन नहीं लेना किसी बात की भी। कमरे में जाने से पहले वो इसे एक बार फिर मजीद हिदायत करना भूली नहीं थी। वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो कमरे में आई तो रियान बेड पर बैठा कोई फाइल स्टडी कर रहा था। इसे देखकर सरत से तमाम फाइल्स उठाता वो साइड टेबल पर रखने लगा। हफ्सा को महसूस हुआ जैसे वो कुछ छुपाना चाह रहा हो, लेकिन इसे सवाल करने की आदत तो वो इसकी थी ही नहीं। अब भी वो इससे पूछ नहीं सकती थी। वो मुस्कुराती हुई इसके नज़दीक आई। क्या बातें हो रही थी फैजी से? इसे कुछ करीब करते वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा था। हरीम की रिएक्शन की वजह से कुछ परेशान था वो। इसके बताने पर वो सर हिला गया। रोज़ की तरह इसके पैर अपनी गोद में रखे मालिश करने लगा। हफ्सा, पैरों के बाद इसके हाथों को थामता इसने कुछ सोचते हुए इसे पुकारा। हफ्सा ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो बहुत थक गई थी। इसके करीब लेटते ही आंखें बंद होने लगी थी। ये कब आएगा? इतने दिन हो गए हैं हमें इसका इंतज़ार करते हुए। इसके हाथों पर ऑयल लगाता नरमी से मालिश करते वो संजीदगी से पूछ रहा था। हफ्सा हंस पड़ी। पिछले कुछ दिनों में वो कितनी ही शॉपिंग कर चुका था। अब इसके लबों पर हर वक्त सिर्फ यही सवाल होता था। वो आईने के आगे पुरसोच अंदाज में सामने नजर आते अपने अक्स पर नजर जमाए खड़ी थी। कितना निखार आ गया था इसकी शख्सियत में, कितनी बदल गई थी वो। लंबे बाल कटिंग और कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट की वजह से निखर से गए थे। नरम मुलायम हाथों को दिखती अपने सजे समरे वजूद पर नजरें डाली। कितने अरसे बाद आज वो यूं तैयार हुई थी। शादी जिन हालात में हुई थी ये सब तो कहीं बहुत पीछे रह गया था, और फरहान से शादी से पहले तो इस सब का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो चेंज करके कमरे में आया तो वो नजरें ड्रेसिंग के सामने खड़ी इरसा पर पड़ी। गेसों बिखरे हुए गठाएं बेखुद, आंचल लटका हुआ, हवाएं बेखुद, पुरकैफ शबाब से अदाएं बेखुद, गाती हुई सांस से फिजाएं बेखुद। कदम ब कदम चलता वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ। नरमी से इसके बालों को छूते इसके वजूद से उठनी खुशबू को अंदर उतारने में वो गुनगुनाया था। अपने साथ इसके अक्स को देखती वो मुस्कुराई ही। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमेशा का किया जाने वाला सवाल। देख रहा हूँ मुस्कुराना सीख गई हो तुम। इसका रुख अपनी जानिब करते वो सादा लहजे में बोला था। मोहब्बत करना सीख गई हूँ। वो मज़ीद दिलकशी से मुस्कुराती हुई बोली थी। वो सर हिलाता महफूज हुआ। इसके हाजिर जवाबी पर तो वो हमेशा ही महफूज होता था। कौन सिखा रहा है मिसेज़ आपको मोहब्बत? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसके चेहरे के गिर्द गालों से अचखेलियाँ करती लटों को उंगलियों में लपेटता वो अपने मखसूस अंदाज में पूछ रहा था। बहुत मेहनत की है किसी ने? मेहनत रायगा तो नहीं जाती ना? इसकी जानिब देख कर कहती वो बालकनी में आँख खड़ी हुई थी। एकदम ही ठंडी हवा वजूद से टकराती तकवीत बच रही थी। सोने का इरादा नहीं है आज? वो हैरान था। ऐसे वो हाथ के साथ ही बेखबर सो जाती थी। आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का इरादा है? खुद ही इसके करीब होती इसके शाने पर सर रखती वो इसे सरशार कर गई थी। ज़हे नसीब, खादिम की तमाम जिंदगी हाजिर है। इसके बालों पर लब रखते इसने बाजू इसके गिर्द फैलाए थे। आज वो खुद इसके नज़दीक आई थी। इसका मान रखना तो इस पर वाजिब था। स्याह आसमान पर तारों की दरमियान चमकता चांद, ठंडी हवाएं और इस पर इसकी संगत। मौसम इतना खुशगवार ना भी होता तो इसे हसीन तर लगता। आज मैं खुद को हसीन लग रही थी फरहान। इसलिए नहीं कि आज मुझ में कोई तब्दीली आई है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे शौहर की आंखें ऐलान करती हैं कि मुझसे हसीन कोई नहीं।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया के लिए मैं क्या हूँ, कैसी हूँ फ़रहान। मैं आपके लिए हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, ये मैं जानती हूँ और कुछ जानना ही नहीं चाहती। मेरे लिए दुनिया मेरी कायनात फ़रहान मुर्तज़ा है। आपको अच्छी लगती हूँ तो सारी दुनिया को अच्छी लगती हूँ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो दुनिया की तमाम मोहब्बतें मेरी झोली में हैं। इसके वजूद में छुपी वो हर इस बात का एतराफ़ कर रही थी जिसका कभी फ़रहान मुर्तज़ा ने इससे अहद किया था। वो अपना अहद निभा गया था। वो इसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि इसकी दुनिया फ़रहान मुर्तज़ा है और वो इसकी नज़र में हसीन है तो दुनिया की नज़र में हसीन तरीन। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बिना कुछ कहे इसने इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा जिसमें मोहब्बत से ज़्यादा एहतराम था, अकीदत थी। वो मुतमईन सी आंखें बंद मौन गई। अपने नेचर के बरखिलाफ जितना इजहार वो कर देता था इतना ही काफ़ी था। इसकी ज़ात में संजीदगी थी, वो चाह कर भी ज़्यादा नरम नहीं हो पाता था, लेकिन इरसा जानती थी इस संजीदगी से कहीं ज़्यादा इसकी ज़ात में मोहब्बत थी जो वो अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी। वो ऑफिस से वापस आया तो पूरा अपार्टमेंट गैर मामूली तौर पर खामोशी में डूबा हुआ था। यूँ तो रीबा और खामोशी दोनों एक जगह कभी मौजूद नहीं रह सकते। कल रात वो वापस काफ़ी देर से आए थे। सुबह भी इसे जल्दी कॉलेज भेजने की वजह से वो अपनी बीवी से ठीक तरह बात नहीं कर सका था। कॉलेज से वापस इसे फैज़ी ने ड्रॉप किया था। यही वजह थी कि आज वो कुछ जल्दी ही वापस आ गया था। बीवी बीवी यार कहाँ हैं आप? लाउंज में इधर उधर देखने के बाद वो अपने कमरे में आया। सामने बेड पर चेहरा हाथों में गिराए बैठी रीबा को देखकर इसके हाथ पैर फूल गए। रीबा, ये क्या हुआ मेरे दिल? ये कैसे हुआ? इसके दूसरे कान पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी जिसे देखकर ही लग रहा था कि इसने खुद की थी। बराबर में कोको इसके गम में शरीक अपना मुंह हैदर के तकिए पर रखे बैठा हुआ था। बाकी बची जगह पर फर्स्ट एड की तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मैं एक कान वाला नहीं बनना चाहता था। आपसे कहा था मेरा दूसरा कान भी ऐसा करवा दें। आपने कहा चुप, खामोश। अलीशा चुड़ैल के सामने बुगैम्बो को डांटा। नज़रें झुकाए ज़ोर ज़ोर से सर हिलाते वो बिल्कुल इसी के अंदाज में कह रही थी। पहली फुर्सत में इसके कुत्ते को अपनी जगह से हटाकर वो वहीं खड़ा उंगलियों से पेशानी मसलता इसकी बात सुन रहा था। अगर अभी वो इसकी बात के बीच में इसे कुछ कहता तो इसे यकीन था अगला भी कोई काम वो इसे बताए बगैर यूं ही सर अंजाम देगी। तो इसलिए आपने दोबारा मुझसे नहीं कहा, बल्कि खुद ही अपना दूसरा कान भी इस जैसा करने की कोशिश कर ली। इसकी बात पर सर हिलाते इसने संजीदगी से इसकी जानिब देखा जो अब सर झुकाए इस बात में गर्दन हिला रही थी। बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते इसे खुद से नज़दीक किया। इसके डांटने का ही नतीजा था जो कुछ वो कर बैठी थी। कितने फ़ीसद कामयाब हुई आपकी कोशिश? कर लिया आपने अपना कान वैसा ही? इसके कान से पट्टी हटाते इसने इसकी जानिब देखे बगैर सवाल किया। जवाब में वो खामोश रही। पट्टी हटती इसकी रगें गुस्से से शिद्दत से तन गई थी। वो खुद को अच्छा खासा ज़ख्मी कर चुकी थी। इसे गुस्सा खुद पर था। क्या था जो वो कल ही इसका दूसरा कान भी छेदवा देता। थोड़ी सी तकलीफ से बचाने की कोशिश थी और यहाँ इसकी बीवी ने अपने कान काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस चीज़ से किया है ये? कमाल ज़ब्त का मुजाहिरा करते दर्श लहजे में इससे पूछा था। इसके पूछने पर इसने खामोशी से कोई नोकीली चीज़ इसके हाथ में थमा दी। हैदर ने देखा वो इसका स्पिनर था जिस पर खून अभी भी लगा हुआ था। सीरियसली इससे कान छेदते हैं? इसने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। वो वाकई बुगैम्बो ही थी। इतनी बड़ी और नोकीली चीज़ कोई खुद अपने जिस्म में लगाने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो तो रीबा थी। वो जो कुछ भी सोचती थी और कुछ भी कर सकती थी। वो किस वक्त क्या सोचती थी ये कोई समझ नहीं सकता था। उठे, यहाँ आकर बैठे। बिना किसी नरमी के इसने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। जो तकलीफ से आंखें बंद किए बैठी थी, पलकें झपक कर आंसू बाहर आने की रोकती, सोफे पर जा बैठी। जो सख्ती से लब भेंचे अब बेड से फर्स्ट एड का सामान उठा रहा था। इसके आंसू देखने के बावजूद वो नरम नहीं पड़ा था। इसका चेहरा ऊपर की जानिब उठाए जख्म का जायज़ा लिया। शुक्र था कि कट गहरा होने के बावजूद नीचे तक नहीं पहुंचा था, वरना कान कटवाने की ख्वाहिश पूरी ही हो जाती। जख्म साफ करने के लिए रुई में स्प्रिट लेकर इसने इसकी जानिब देखा जो अपनी गलती पर नादिम होने के साथ तकलीफ में भी थी। इसकी संजीदगी का असर था या तकलीफ की शिद्दत इसकी थोड़ी कांप रही थी। सुर्खगाल आंसू से तर हो रहे थे। हैदर ने बेख्तियार जब्त से आंखें मीची। दिल तो कर रहा था अभी इसे सीने से लगा ले, लेकिन इस वक्त नरमी का मतलब था इसे मज़ीद तकलीफ देना। वो थोड़ा सा भी नरम पड़ता तो वो ना जख्म साफ करवाती और ना इसे कवर करने देती। थोड़ा सा दर्द होगा, इससे बर्दाश्त करना है। अच्छा, यहाँ सर रखें। अपना एक पैर सोफे के कोने पर रख दे। इसने नरमी से इसका सर अपने जाने पर रखा। इसके संजीदा लहजे पर इसने फूले गालों से सर असबात में गर्दन हिलाई। स्प्रिट जख्म पर लगते ही वो तड़प कर रोने लगी थी। हैदर अब कभी नहीं करूँगा। दर्द हो रहा है, मेरा कान पूरा कट रहा है, बचा लें। जलन की शिद्दत बढ़ते ही वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। बस ठीक हो जाएगा। अब ये साफ़ नहीं करते तो इन्फेक्शन हो जाता मेरी जान। आप मुझसे कहती मैं छिदवा देता आपके कान। खुद आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी।
इतना ज़्यादा कट लगा लिया है। नरमी से इसके बालों पर लब रखते बोला था। लहजा खुद ब खुद ही नरम पड़ गया था। मम, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं वीक भी नहीं हूँ। ये पूरा कट गया है मम, मुझे दर्द हो रहा है। वो इसके सीने में मुँह छुपाए कब के रो के आंसू बाहर निकाल रही थी। मिल गया मुझे सरप्राइज़। इसकी कमर से हिलाता वो गहरी सांस लेकर बोला था। बहुत मुश्किल से इसे चुप करवाने के बाद इस जख्म पर ऑइंटमेंट लगाया। कमरा समेट कर अपने साथ इसे भी लंच करवाने के बाद इसे पेन किलर दिया। हैदर, वो चाय लेकर कमरे में आया। जब बेड पर बैठी रीबा ने इसे पुकारा। जी, वो अब भी संजीदगी से बोला। कोको को भी खाना दे देंगे? प्यारे हैदर, बेड पर बैठी वो प्यार से बोली थी। बेसाख्ता लबों पर उभरने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटते वो खामोशी से इसके कुत्ते के लिए खाना निकालने चल दिया। इसे पेप्सी भी दे दे, इसने अंदर से ही आवाज़ लगाई। हैदर ने खूनख्वार नज़रों से इस कुत्ते की जानिब देखा। कमरे में आकर बिना कुछ कहे वो चाय का कप लिए कोने में रखे काउच पर आ बैठा। वो कुछ देर बेड पर बैठी खामोशी से इसे देखती रही। ऐसे अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं पाकर बेड से उठी, इसके सामने आ खड़ी हुई। वो बेनियाज बना घूंट घूंट चाय पी रहा था। चंद लम्हे इसके कुछ कहने का इंतजार करने के बाद इसका हाथ उठाए वो खुद भी जैसे तैसे काउच पर एडजस्ट होती गई। यहाँ क्यों आई हैं? जब इसके लबों से लगाकर इसने बज़ाहिरी लाताल्लुकी जाहिर करते पूछा था। अपने हैदर के पास आया हूँ, जताकर कह दी। वो मज़ीद करीब होती लेट गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अपने हैदर की तकलीफ़ का कोई ख्याल किया? कभी सोचा कि अपने साथ ये जो खून खराबा कर रही हैं इससे हैदर को कितनी तकलीफ़ होगी? गुड्डा दाजान का है, अपनी बारी आने पर हैदर आपका हो गया। वो तो भरा बैठा था। नरमी से बालों को कान के पास से हटाते शिकवा किया। आपका भी होना? वो जल्दी से बोली थी। सिर्फ सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं ब्री हूँ ना इसलिए, मैं ब्रेव हूँ ना इसलिए। ऐसे करके क्या वो खुद पता नहीं कैसे घुस गया। फिर मैं इतना रोया, फिर इसको हटाकर पट्टी कर लिया, लेकिन आपने पट्टी खोलकर मुझे पनिश किया। मैं कुछ नहीं बोला, अब सॉरी भी कह रहा हूँ। दोनों हाथों से इसका रुख अपनी जानिब करती वो समझदारी से समझा रही थी। सज़ा नहीं दी थी आपको, दवा लगाने के लिए इसे साफ़ करना ज़रूरी था। इसके स्पिरिट से ज़ख्म साफ़ करने को वो सज़ा समझ रही थी। दर्द हो रहा है ना? वो फिक्रमंदी से देखते पूछ रहा था। थोड़ा थोड़ा। इसके सीने पर सर रखती हुई बोली थी। आइंदा कभी आपने इस तरह की बेवकूफ़ी की ना रीबा, मैं माफ़ नहीं करूँगा आपको। अपने छोटे से दिमाग में बिठा लें ये बात। खुद को कोई नुकसान कभी आपने पहुँचाया तो मुझसे नरमी की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। नरमी से इसे खड़ा करते वो बैठ की जाने बढ़ा। वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर इसकी बात पर हामी भर रही थी। फैज़ी, प्लीज़ फ़ोन उठा लो। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती मुसलसल फैज़ी का नंबर डायल कर रही थी। कल से आज तक पूरा एक दिन हो गया था इसने कॉल रिसीव नहीं की थी। यूनिवर्सिटी भी नहीं आया था। वो जो भी था इससे इस तरह हर्ट करना नहीं चाहती थी। कल से जो थोड़ी बहुत पशेमानी थी वो हफ्सा की कॉल पर मज़ीद बढ़ गई थी। हफ्सा ने इसे अच्छी खासी सुनाई थी, साथ ये भी बताया कि किस तरह कल फैज़ी अपनी मम्मा को याद कर रहा था। वो चाहे कितना भी आपस में लड़ते हों, आपस में दोस्ती भी इतनी ही अच्छी थी। वो अच्छी तरह जानती थी समिया बेगम को वो शिद्दत से कब याद करता है। मतलब वो वाकई इसका दिल दुखा चुकी थी। फैज़ी, मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे, प्लीज़ कॉल रिसीव कर लो। कुछ सोचकर इसने मैसेज सेंड किया। माजरत के साथ, मैं एक इंतहाई गिरा हुआ आवारा बदमाश शख्स हूँ जिसके साथ शादी करने से आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मेहरबानी करके मैसेज करके अपने नाजुक हाथों को तकलीफ़ ना दें। अब मुझे कॉल या मैसेज करने की जहमत की तो तुम्हारे हक़ में अच्छा नहीं होगा। हरीम इर्तज़ा। लम्हे में जवाब मौसूल हुआ था। हरीम ने खुशी से फ़ोन उठाया। मैसेज पढ़कर सारी खुशी झाग की तरह बैठ गई। हरीम इर्तज़ा, इसके दिल पर यह नाम घोंसे की मानद पड़ा था। वो तो इसका बेस्ट बडी था। कितनी ही बार गुस्से में वो इसे अच्छा खासा पीट चुकी थी। वो कभी नाराज़ इस तरह नहीं हुआ था। वो अब इसके चंद जुमलों ने इसे बेबी एलिफेंट से हरीम इर्तज़ा बना दिया था। पहली बार इसे अपना नाम जहर लग रहा था। वो क्यों इसकी फ़िक्र, इसका प्यार पहले महसूस नहीं कर पाई थी। अपने गाल पर नमी महसूस करते इसने गालों को छुआ। वो रो रही थी। हाँ, शायद इसकी नाराज़गी से पहले बहुत बर्दाश्त जो नहीं की थी। इसे मार धाड़ कर भी वो तो खुद ही नाराज़ हो जाती थी और हर बार बहुत मान से मना भी लेता था। कभी नाराज़ नहीं होने वाले जब मुंह फेरते हैं तो कैसा लगता है, आज इसे महसूस हो रहा था। एक बार फिर इसका नंबर डायल किया। इस बार कॉल रिसीव कर ली गई थी। फैज़ी, मेरी बात सुन लो प्लीज़, मेरी बात। इसकी सर्द आवाज़ में हेलो सुनते ही वो इससे सक उठी थी। दूसरी जानिब मौजूद फैज़ी एक लम्हे के लिए छटका। अगले ही लम्हे लब भेंचकर मोबाइल की जानिब देखा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं हरीम। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ज़ेरे लब कहता वो सेल ही ऑफ कर चुका था। अगली जानिब से टू टू की आवाज़ सुनते इसके आंसू में मजीद रवानी आई थी। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे तो घुटनों में सर रखे बुरी तरह से सक उठी। यही तो सब वो चाहती थी, लेकिन अब जब ऐसा हो रहा था तो इसका दिल फट रहा था। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।